जय श्री राम दोस्तों। चलते हैं आज की अपनी नई कहानी पर। 7 फेरों के बाद अब रंजीता की विदाई की रस्म भी संपन्न हो गई थी। विवाह भवन अगले 3 घंटों में खाली करना था, इसीलिए लड़की पक्ष के मेहमान अब अपने अपने कमरों में अस्त व्यस्त पड़े कपड़ों और दूसरे सामानों को पैक करने में लगे थे। रंजीता के पिता गोविंद बाबू और माँ चंदा देवी मिठाई के डब्बे और तोहफे एक एक कर सारे मेहमानों को धन्यवाद प्रदान कर रहे थे। अभी तक तो विवाह की तैयारियों की व्यवस्था में समय कट गया था, पर अब इकलौती पुत्री की विदाई के दर्द की चुभन माँ पिता को बहुत महसूस हो रही थी। गोविंद बाबू की आंखें तो सूखने का नाम ही नहीं ले रही थीं, पर चंदना देवी ने हिम्मत रख रखी थी। वो जानती थी कि अगर वो भी टूट गईं तो गोविंद बाबू को संभालना और भी मुश्किल होगा। फिर विवाह उपरांत का इतना सारा काम कैसे निपटेगा। सारे मेहमानों की विदाई के बाद अब बस गोविंद बाबू के पारिवारिक मित्र मिश्रा सब ही रह गए थे। उनकी ट्रेन देर रात की थी, इसीलिए विवाह भवन से वो गोविंद बाबू के संग ही उनके घर आ गए। समधी जी का गोविंद बाबू के फ़ोन पर कुछ देर पहले का मैसेज था कि बारात और बेटा बहू अच्छे से घर पहुंच गए। रंजीता बिटिया और उनके सामानों से कल तक भरा लगने वाला पूरा घर आज एकदम खामोश सा हो गया था। माता पिता का बार बार तो मन कर रहा था कि वीडियो कॉल करके एक बार रंजीता को देख ले, उसके बात कर ले, पर फिर लगता था कि अभी तो बिटिया के ससुराल में सारे लोग नई बहू के स्वागत में होने वाली रस्म को निभाने में व्यस्त होंगे। तभी समधी जी के नंबर से गोविंद बाबू के व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल की घंटी बजी। गोविंद बाबू की आंखों में चमक उठी थी। जरूर रंजू बिटिया से बात कराने के लिए समधी जी ने वीडियो कॉल लगाया होगा। चंदना देवी भी व्हाट्सएप कॉल की आवाज़ सुनकर पतिदेव के फ़ोन की स्क्रीन के सामने टकटकी लगाकर बैठ गई थी। समधी जी और समधन जी को मेरा प्रणाम। उधर से समधी जी विवेकानंद जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हम सबका प्रणाम भी स्वीकार कीजिए। विवेकानंद बाबू बोले। अभिवादन के आदान प्रदान के पश्चात विवेकानंद जी थोड़े गंभीर हो गए थे। गोविंद बाबू, दरअसल बहू ने हमें असमंजस में डाल दिया है। उसने मुंह दिखाई में जो मांगा है उसे लेकर हम कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। विवेकानंद जी की बातों ने गोविंद बाबू और उनकी पत्नी को अचानक से बेहद चिंतित कर दिया था। रंजीता जैसी समझदार लड़की आखिर ऐसी क्या मांग कर बैठी। गोविंद बाबू, दरअसल 2 दिनों के बाद आनंद और रंजीता को हनीमून के लिए निकलना था, पर रंजीता बिटिया जिद कर रही है कि घूमने फिरने के लिए वो बाद में कभी जाएगी। अभी तो वो अपने नए घर की रसोई संभालेगी। कहती है कि कहीं आने जाने की बजाय अपने नए घर के सारे सदस्यों के साथ कुछ समय आराम से रहना चाहती है। सास ससुर को अपने हाथों का बना खाना खिलाना चाहती है। अपने नए घर के कोने कोने को महकाना चाहती है। और आनंद भी उसकी बातों से सहमत है। विवेकानंद जी बोलते बोलते भावुक हो गए थे। उधर चिंता में घुल रहे रंजीता के माता पिता बेटी की बेहद प्यारी सी जिद पर फूले नहीं समा रहे थे। गोविंद बाबू, हम बिटिया का ये आग्रह स्वीकार तभी करेंगे जब आप दोनों हमारा एक निवेदन मान लेंगे। विवेकानंद जी ने पुनः समधी और समधन को दुविधा में डाल दिया था। हाँ, आदेश कीजिए समधी साहब। क्यों ना कुछ समय के लिए आप दोनों भी यहाँ आ जाइए रहने को। जानता हूँ आप दोनों काफ़ी सिद्धांतवादी हैं। बिटिया के ससुराल का पानी भी पीना स्वीकार नहीं है आप दोनों को, पर आप समधी समधन की बजाय हमारे पारिवारिक मित्र के रूप में तो आ सकते हैं ना। फिर भी आप दोनों का मन ना माने तो मुझे यहाँ रहने के बदले 1 रुपये का सिक्का दे दीजिए। विवेकानंद जी की बातों का कोई जवाब गोविंद बाबू को नहीं सूझ रहा था। सामने स्क्रीन पर अब समधन जी और दामाद जी भी नजर आने लगे थे। दोनों जैसे बस बेसब्री से हाँ की आस में देख रहे थे। बस पापा, अब कुछ मत सोचिए, मैं अभी निकल रहा हूँ आप दोनों को लेने के लिए। दामाद आनंद की आवाज़ थी, जिसे चाहकर भी गोविंद बाबू और चंदना देवी ना कर सके थे। विवेकानंद जी और उनकी पत्नी के चेहरे की खुशी देखते बन रही थी, पर स्क्रीन के एक कोने में चुपचाप खड़ी दिख रही रंजीता की आंखों ने खुशी के आंसू को छिपाने जैसे इनकार कर दिया था। पहले तो ऐसा मायका और अब ससुराल में ऐसे अनोखे परिवार को पाकर वो स्वयं को दुनिया की सबसे भाग्यशाली महिला समझ रही थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी ही डेली कहानी सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी और अगली कहानी आप कैसी देखना चाहेंगे। जय श्री राम दोस्तों।